नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ट्रंप की चेतावनी, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी अगली कार्रवाई के दायरे में। ट्रंप ने इन देशों पर भी ड्रग निर्माण और कार्टेलों को पनाह देने का आरोप लगाया। वेनेजुएला कह चुका है कि ट्रंप का असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधन लूटना है। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरे देशों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी अगली कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। उन्होंने इन देशों पर ड्रग निर्माण और कार्टेलों को पनाह देने का आरोप लगाया। अमेरिका का दावा है कि मादुरो ने एक नार्को टेररिज्म नेटवर्क का नेतृत्व किया, जिसने अमेरिका में कोकीन और फेंटेनाइल जैसे अवैध ड्रग्स पहुंचाए। वेनेजुएला ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि असली मकसद देश के तेल और खनिज संसाधन लूटना है। मादुरो की गिरफ्तारी पर ओवैसी की पीएम मोदी को सीधी सलाह। ओवैसी बोले, ट्रंप कर सकते हैं तो मोदी भी 26/11 के गुनाहगारों को पाकिस्तान से लाएं। ओवैसी ने कहा कि मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं पर भारत को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने पर पीएम मोदी से भी एक मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान जाकर 26/11 हमले की साजिश करने वालों को भारत ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हम आपसे कह रहे हैं कि जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले जालिम लोग हैं, उन्हें आप पाकिस्तान में फौज भेजकर भारत लाओ। मादुरो गिरफ्तार, कार्यवाहक राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेल्सी रोड्रिग्स बने कार्यवाहक राष्ट्रपति। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक कामकाज और देश की सुरक्षा जारी रहे। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को शनिवार सुबह अमेरिकी सैनिकों के ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुएला गणराज्य के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी ताकि प्रशासनिक कामकाज जारी रहे और देश की संपूर्ण सुरक्षा बनी रहे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, यह मामला आगे कानूनी रूप से चर्चा के लिए रखा जाएगा ताकि तय किया जा सके कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्य की कार्यवाही, प्रशासन और संप्रभुता की रक्षा कैसे की जाए। ममदानी ने ट्रंप से सीधे बात कर जताया विरोध। मादुरो की गिरफ्तारी को बताया युद्ध जैसा कदम। शपथ के 2 दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सख्त रुख। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया। ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे फोन पर बात की है और इसे एक संप्रभु देश पर एक तरफा हमला और एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध जैसा कदम बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने यह नहीं बताया कि इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रही। बता दें, ये पूरा घटनाक्रम ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने के महज 2 दिन बाद सामने आया है, जिससे उनके सख्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रुख के संकेत मिलते हैं। वेनेजुएला संकट पर दुनिया 2 हिस्सों में बटी। रूस, चीन, फ्रांस ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। कुछ यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खड़े हुए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। रूस और ईरान, जो लंबे समय से मादुरो सरकार के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने मांग की है कि अमेरिका एक संप्रभु देश के कानूनी रूप से चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करे। चीन ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वो अमेरिका द्वारा एक संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग से स्तब्ध है और इसकी कड़ी निंदा करता है। फ्रांस ने कहा, यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है और वेनेजुएला के संकट का कोई समाधान बाहर से नहीं थोपा जा सकता है। यूरोपीय संघ ने भी हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। हालांकि उसने ये भी कहा कि मादुरो की वैधता को लेकर पहले से सवाल मौजूद हैं। वहीं नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया और कोसोवा जैसे कुछ बाल्कन देशों ने अमेरिका का समर्थन किया। उत्तर कोरिया ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल दागी। जापान ने भी की पुष्टि। मिसाइल लॉन्च से पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चीन के लिए रवाना। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागी है। जापान की रक्षा मंत्रालय ने संभावित मिसाइल लॉन्च की सूचना दी। अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया यह हथियार प्रदर्शन अपने आगामी वर्कर्स पार्टी कांग्रेस से पहले कर रहा है। यह कांग्रेस 5 साल में पहली बार होने जा रही है और इसके दौरान अमेरिका के साथ वार्ता की दिशा पर नए फैसले आने की संभावना है। मिसाइल लॉन्च की घटना उस समय हुई जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग
चीन के लिए रवाना होने वाले थे। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर चिंता जताई। टीम के टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में नहीं खेलने के निर्देश भी दिए। बांग्लादेश के खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी को खेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि वो अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप लीग के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की कोशिश करे। उसने बीसीसीआई के आदेश पर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसके अलावा बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगाने की तैयारी है। केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को हटाने पर कांग्रेस का तीखा हमला। थरूर बोले, खेल को धर्म और राजनीति से दूर रखो। प्रियंक खड़गे ने बीसीसीआई और सरकार पर उठाए सवाल। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने के निर्देश मिलने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस फैसले पर बीजेपी और बीसीसीआई पर तीखी आलोचना की है। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि खेल को धर्म, राजनीति और देश की राजनीति से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को उसके देश की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना अन्यायपूर्ण है। वहीं प्रियंक खड़गे ने पूछा कि बीसीसीआई, आईसीसी और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई को जनता की भावनाओं की इतनी चिंता है तो आईपीएल की नीलामी विदेश में क्यों कराई जाती है और कोविड के दौरान लीग आबू धाबू में क्यों खेली गई। खड़गे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद को सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुनाफा सबसे ऊपर रखा जा रहा है। अजित पवार के बयान से गठबंधन में टकराव। अजित पवार ने बीजेपी पर भ्रष्ट राक्षस जैसे शब्द से हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान बोले, महायुति में शामिल न करने को मैंने पहले ही कहा था, आग्रह किया था। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी को भ्रष्ट राक्षस जैसा शब्द कहकर हमला बोला। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निजी तौर पर आग्रह किया था कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल न किया जाए। रविंद्र चौहान ने बताया कि अजित गुट के महायुति में शामिल होने से पिंपरी चिंचवड़ और पुणे के बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश थे। हालांकि चौहान ने अजित पवार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर उन्हीं की ओर था। ये बयान ऐसे समय आया है जब अजित पवार ने पिंपरी चिंचवड़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी शासित नगर प्रशासन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में निर्विरोध जीत पर विपक्ष ने बोला हमला। 11 नगर निगमों में 70 पार्षद पहले ही विजेता घोषित। बीजेपी शिवसेना गढ़ों में सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत हुई। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दलों ने दबाव और सत्ता का दुरुपयोग कर कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जितवा दिया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी को विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद 11 नगर निगमों के 70 पार्षद पहले ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इन 70 निर्वाचित पार्षदों में 44 बीजेपी, 22 शिवसेना, 2 एनसीपी अजित पवार गुट, 1 इस्लाम पार्टी मालेगांव और 1 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत कल्याण, डोंबिवली और ठाणे जैसे बीजेपी शिवसेना के मजबूत इलाकों में देखने को मिली है। विपक्ष का आरोप है ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, जबकि सत्ताधारी दल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उमर खालिद की जमानत पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस पर बड़ा दिन। जमानत याचिकाओं पर शीर्ष अदालत सुनाएगी फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। ये मामला फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उमर खालिद इस केस में लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.